All of you, so students, today we will start a new topic, Jacques Rousseau, सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी। आज हम एक नई क्लास के साथ जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं जीन जैक्स रूसो, जिनको हम सब रूसो के नाम से जानते हैं, रूसो के जीवन परिचय और उसके साथ साथ राजनीति विज्ञान में उनका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम सब जानते हैं, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यानी राज्य की उत्पत्ति का सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी। तो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो रूसो थे, रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा में हुआ था। रूसो के पिता धार्मिक अत्याचारों के कारण फ्रांस से भागकर जिनेवा में चले गए थे और जब रूसो का जन्म हुआ तो उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनके जो पिता थे वह एक घड़ी साज का काम करते थे और उनकी जो रुचि थी उनके पिता की, वह नृत्य यानी डांस में बहुत रुचि थी और वो एक अच्छे डांसर बनना चाहते थे। और इसी अपनी रुचि के पीछे उन्होंने जो अपना व्यवसाय है उसमें ध्यान नहीं दिया और अपना व्यवसाय जो है छोड़ दिया। उसके बाद बताते हैं वह चरित्रहीन, अशिक्षित और चंचल मनोवृत्ति के थे और इसी कारण वह जो है रूसो को ठीक से शिक्षा नहीं दे पाए। और ये भी लिखा है किताबों में, बताया जाता है कि वो जब रूसो छोटे थे तो रूसो से कामुक किताबें पढ़वाते थे, जिसका बच्चे की जो कोमल मनोवृत्ति थी उस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा। इस प्रकार उनके जो पिता थे वो ठीक व्यक्ति नहीं थे, जिसके कारण रूसो के मन मस्तिष्क पर जो है वो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और रूसो के पिता बाद में किसी व्यक्ति के साथ उनका झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद फिर जो है वो जिनेवा छोड़कर भी भाग जाते हैं। के बाद जो है उनके चाचा को उनका संरक्षण दे दिया जाता है रूसो को। तो रूसो का पालन पोषण उनके चाचा करते हैं और चाचा के पालन पोषण के साथ साथ ही उनके चाचा उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। पढ़ने के लिए भेजने के बाद फिर वहाँ भी उनका मन नहीं लगता, वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद रूसो के चाचा रूसो को खुदाई का काम सीखने के लिए एक व्यक्ति के पास छोड़ देते हैं और वह व्यक्ति रूसो के साथ बहुत निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है, उनकी पिटाई करता है, मारपीट करता है बुरी तरह से। तो फिर वह जो रूसो है वह भी काम छोड़कर आ जाता है और इस प्रकार रूसो जो है बाद में जिनेवा भी छोड़ देता है और जिनेवा छोड़ के फ्रांस चला जाता है। और वहाँ जाकर वो, यानी कुल मिलाकर रूसो का जो जीवन काल है यहाँ से एक आवारागर्दी का, उसके बाद वो आवारागर्दी करता है, आवारागर्दी के साथ साथ चोरी भी करता है रूसो, और चोरी करने के साथ साथ ही वह इधर उधर घुमक्कड़ एक भटकते हुए मानव की तरह जो इधर उधर घूमता रहता है। उसके बाद उसके कुछ मित्र होते हैं रूसो के, जो मित्र उसकी मदद करते हैं और वेनिस में फ्रांस के एक राजदूत होते हैं। उन फ्रांस के राजदूत का जो है एक निजी सचिव के रूप में उनकी जो है वहाँ पर नौकरी उसके मित्र लगवा देते हैं, पर वहाँ भी वह कार्य नहीं ठीक से नहीं कर पाता और मात्र 18 महीने पश्चात उसको भी वहाँ से वो निकाल देते हैं। वापस अपने दोस्तों के पास आते हैं तो दोस्त उनको ठुकरा देते हैं। तो इस स्थिति में रूसो बहुत परेशान हो जाता है और रूसो जो है अपना गुजारा भीख मांग कर करता है। इसके बाद बताते हैं कि एक अनपढ़ धोबन होती है, उससे रूसो का संपर्क होता है, वह रूसो के साथ रहती है और बताते हैं कि उसके बाद जो है रूसो से उनके 5 बच्चे होते हैं, पर रूसो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, उनको जो है अनाथालय में भिजवा देता है। और जीवन के अंतिम क्षणों में 1770 ईस्वी में वह जो है उससे विवाह कर लेता है। इस प्रकार जो रूसो का जीवन है वह आवारागर्दी से भरा हुआ, एक आप ये कहेंगे उथल पुथल वाला, आवारागर्दी वाला, इस प्रकार का उसका जो है जीवन रहता है। इसलिए उसके जीवन में बहुत कुछ प्रेरणादायक ऐसा नहीं है। पर जो रूसो है, रूसो के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। रूसो के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो ये होती है, 1750 ईस्वी में रूसो एक महान दार्शनिक दिदरो से मिलने के लिए एक सड़क से गुजर रहा था
और जैसे ही वो सड़क से गुजरता है तो उसके हाथ में एक अखबार का टुकड़ा आता है और उस अखबार पर जो लिखा रहता है, एक पेरिस की महत्वपूर्ण संस्था थी डिजोन एकेडमी, और वो डिजोन एकेडमी एक निबंध प्रतियोगिता करा रही थी। उस निबंध प्रतियोगिता का जो विषय था वह था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसे विशुद्ध करने में। यानी वो संस्था जो प्रतियोगिता करा रही थी, निबंध प्रतियोगिता, उसका विषय दिया हुआ था। तो रूसो को एक मौका मिला, यहीं से रूसो के जीवन में जो है परिवर्तन आता है। रूसो अपना निबंध लिखते हैं और उस प्रतियोगिता में जो है रूसो फर्स्ट आते हैं। इसके बाद वो अपनी लेखन कार्य जो है वो जारी रखते हैं। उसके बाद उनके लेख छपते हैं तो वो फेमस हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी एक जो है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आती है जिनका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनकी पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर ही उन्होंने जो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसके बारे में वर्णन किया है। और आज की क्लास में हम इसी को पढ़ने वाले हैं। और 1778 ईस्वी में 66 वर्ष की आयु में जो है रूसो की मृत्यु हुई थी। ये भी आप पॉइंट जो है नोट कर लेना। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है हमारा वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को भी हम कुछ बिंदुवार पढ़ेंगे। पहला है मानव स्वभाव, दूसरा है प्राकृतिक अवस्था, तीसरा है समझौते के कारण, और चौथा है सामाजिक समझौता तथा राज्य का स्वरूप। अर्थात सामाजिक समझौता क्या हुआ और उसके बाद राज्य का स्वरूप किस प्रकार का हुआ। रूसो की रचनाओं में जो है एक ऐसे मनुष्य का चित्रण है जो हमेशा तनावग्रस्त रहता है, और उस तनाव स्थिति में भूतकाल में जो व्यक्ति का तनावग्रस्त जीवन रहा, भविष्य में उसके जीवन में ऐसा तनाव ना हो, ये इस विषय को लेकर जो है मनुष्य के अंदर टकराव चलता रहता है। और इस संदर्भ में उसके अंदर दो वृत्तियाँ होती हैं। मनुष्य के अंदर जो है दो वृत्तियाँ होती हैं, एक स्वार्थ और एक परमार्थ। यानी एक अपने लिए सोचना और एक सभी के लिए सोचना, परमार्थ के लिए सोचना। तो इन दो वृत्तियों में जो है आपस में कसमकस की स्थिति रहती है, आपस में संघर्ष चलता रहता है, और उस संघर्ष से जो है चेतना का निर्माण होता है। ये रूसो बताते हैं, कॉन्सेंस का निर्माण होता है, यानी चेतना का निर्माण होता है। और चूंकि चेतना जो होती है, ये बताते हैं कि चेतना अंधी होती है। वह अच्छा करना तो चाहती है और उसको यही नहीं पता कि अच्छा है क्या और अच्छा कैसे कर लेगी। तो इसलिए वो बताते हैं कि चेतना अंधी होती है। उसके बाद उस चेतना को ठीक रूप से सत्य का आभास कैसे हो, उसके लिए जो है रूसो विवेक बताते हैं कि विवेक व्यक्ति को फिर ये बताता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्या स्वार्थ है, क्या परमार्थ है। इस आधार पर जो है मनुष्य जो है फिर निर्णय लेता है। और उसमें भी दो प्रकार का मनुष्य जो है रूसो बताता है। एक अप्राकृतिक मनुष्य, अप्राकृतिक मनुष्य यानी जो प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य नहीं है, अप्राकृतिक। तो उसको क्या बताते हैं कि जो ये तनाव चलता रहता है उसके जीवन में, अप्राकृतिक मनुष्य के जीवन में ये तनाव बना रहता है, और उस तनाव बने रहने में उसकी जो चेतना होती है, चेतना भी भ्रष्ट रहती है, विवेक भी, चेतना अंधी रहती है और विवेक जो है भ्रष्ट रहता है, और इस कारण जो है वह हमेशा तनावग्रस्त रहता है। और एक प्राकृतिक मनुष्य है, प्राकृतिक मनुष्य को वह कहता है कि वह जो है उसको तो तनाव आता ही नहीं है उसके जीवन में, और वह जो है हमेशा अगर आता भी है तो वह इस पर अपने विवेक से जो है काबू पा लेता है, उनमें जो है आपस में तालमेल बिठा लेता है, ये बताता है। और इसके बाद जो है रूसो कहता है कि जो मानव का स्वभाव था प्राकृतिक अवस्था में, चूँकि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी जीवन बिताता था, पशु तुल्य उसका जीवन था, पशुओं के समान इधर उधर विचरण करके भोजन प्राप्त करता था, सीधा होता था, भोला होता था, किसी प्रकार से कोई खुरापात होती नहीं थी। चूँकि संपत्ति नहीं थी तो इसलिए खुरापात भी नहीं थी, परिवार भी नहीं था। तो इस प्रकार सीधा साधा भोला, और उस स्थिति को रूसो ने नोवेल सैवेज की
स्थिति बताया कि जो मानव होता था नोबल सेवेज होता था, आदर्श बर्बर, आदर्श पशु आप उसको कह सकते हैं एक तरीके से। तो वह स्थिति थी और मानव का जीवन जो है बड़ा सज्जन, भोला वाला, सीधा साधा, किसी को हानि ना पहुंचाने वाला, इस प्रकार का उसका स्वभाव रहता था। और जो प्राकृतिक अवस्था थी, दूसरा पॉइंट है हमारा कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा, अगर मानव का स्वभाव अच्छा होगा तो प्राकृतिक अवस्था भी जो है अच्छी ही होगी। तो इस प्रकार चूँकि सीधा साधा भोला भाला जीवन था, तो प्राकृतिक अवस्था भी सीधी सादी थी, अच्छी थी। उसमें मानव आराम से स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी जा सकता था, कोई किसी को परेशान नहीं करता था, आपस में एकाकी जीवन जो है मनुष्य बिताता था। रूसो बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बड़े सादगी से रहता था, कोई किसी प्रकार की कोई उसमें कलह की, द्वेष की, किसी प्रकार की कोई भावना नहीं थी, कोई सभ्यता भी नहीं थी उस टाइम। और सभ्यता की, रूसो कहते हैं कि सभ्यता की आवश्यकता भी नहीं थी उस टाइम। और मनुष्य निस्वार्थ, बिल्कुल ईश्वरीय गुण में एक स्वर्ण युग में जो है मनुष्य रहता था, ऐसे रूसो बताते हैं। और साथ ही साथ ना तो उस टाइम व्यक्ति वस्त्र भी नहीं पहनता था, उसको खाने की चिंता नहीं थी, किसी पर परिवार की चिंता नहीं थी, यानी कुल मिला के व्यक्ति बिल्कुल सीधा साधा भोला बढ़िया, बिल्कुल सज्जन, परमार्थ की भावना के साथ जो है एक स्वर्ण युग की तरह रहता था। उसमें किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, स्वतंत्र बिल्कुल जैसे जानवर रहते, पशु और भोला भाला ऐसे रहता था। कोई किसी प्रकार का घृणा किसी के प्रति ऐसे जो है तत्व उस टाइम उसके मस्तिष्क में भी विद्यमान नहीं थे। ऐसी उस टाइम जो है प्राकृतिक अवस्था थी। फिर समझौता क्यों हुआ, तो उसके लिए भी रूसो बताते हैं, तीसरा पॉइंट भी है हमारा समझौते के कारण। तो समझौता क्यों हुआ उसके बारे में रूसो बताते हैं। प्राकृतिक अवस्था में शुरुआत में तो किसी प्रकार की धोखाधड़ी ये सारी चीज़ें थी नहीं, व्यक्ति भोला भाला था। और धोखाधड़ी कब आती है, जब हिसाब किताब होता है तब धोखाधड़ी करता है आदमी। तो प्राकृतिक अवस्था में हिसाब किताब की आवश्यकता थी ही नहीं। तो इसलिए वो बताता है कि बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि आग का आविष्कार हो जाता है, या जो स्वर्णिम काल है ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, ऐसा रूसो बताते हैं। आग का आविष्कार हो जाता है, नए नए औजार आ जाते हैं कुछ, और उन औजारों के कारण जो मनुष्य एक इधर से उधर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, स्थायी रहना शुरू कर देता है। और फिर जो कभी कभार स्त्रियों का आकस्मिक मिलन हो जाता है, फिर धीरे धीरे परमानेंट हो जाता है और परिवार बन जाता है। परिवार बनने के कारण औजारों का निर्माण हो गया, फिर उसके बाद स्थायी रहना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे मनुष्य में संपत्ति की लालसा होती है, और संपत्ति की लालसा के बाद फिर जो है धीरे धीरे एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे से जो है शत्रुता करना, और एक दूसरे फिर स्वार्थ बढ़ना व्यक्ति के अंदर, ये सारे जो अवगुण आए। तो उसके बाद जो है भुखमरी आई, भुखमरी के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्याएं, ये सब स्थिति चलती रही। और इन्होंने जो मनुष्य को एक तरीके से हिंसात्मक बना दिया। और फिर जो अवस्था होब्स के प्राकृतिक अवस्था थी, वही प्राकृतिक अवस्था आ जाती है। और इस अवस्था से बचने के लिए फिर जो है सामाजिक समझौता करना पड़ता है। तो वो सामाजिक समझौता कैसे होता है, तो उसमें जो है बताते हैं रूसो कि सभी व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति के लिए जो है अपने अधिकारों का समर्पण नहीं करते, सभी व्यक्ति मिलकर आपस में ये समझौता होता है कि हम अपने अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकारों को सबको समर्पित करता है। यानी रूसो के सामाजिक समझौते में सभी व्यक्ति भाग लेते हैं, और किसी को व्यक्तिगत रूप से जो अपने अधिकार समर्पित नहीं करते। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार समाज को सौंप देता है, प्रत्येक व्यक्ति को सौंप देता है, यानी सब अपने अधिकार सबको सौंप देते हैं। एक तरीके से समाज का निर्माण होता है। और जिस व्यवस्था का निर्माण होता है उस व्यवस्था को जो है पहले नगर कहते थे, फिर गणराज्य कहने लगे, और इसी व्यवस्था से धीरे धीरे जो है एक तरीके से सामूहिक इच्छा जो है प्रकट होती है। जो राज्य निर्मित होता है उसको सामान्य इच्छा कहा जाता है, और सभी को इस सामान्य इच्छा के अधीन रहना पड़ता है। और चूंकि सामान्य इच्छा जो है ये संप्रभुता जो है
इसको सभी ने मिलकर बनाया है, इसलिए सभी को इसके अधीन रहकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि सभी ने इसको बनाया है। और संप्रभुता जो है उस सामान्य इच्छा में निवास करती है, और उस सामान्य इच्छा में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके नियम कानूनों का पालन भी करता है। और इस प्रकार रूसो ने बताया कि जो सामान्य इच्छा होती है वह सभी की इच्छा होती है, और उस सामान्य इच्छा में ही जो है संप्रभुता का वास होता है। इस प्रकार आधुनिक युग में जो लोकतंत्रवादी देश हैं, लोकतंत्र हैं, उन लोकतंत्र का जो मार्ग है वह रूसो ने प्रशस्त किया। तो आज की जो ये क्लास थी इसमें हमने पढ़ा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। आज हमारी क्लास में होब्स, लोक, रूसो तीनों का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था वो पूरा हुआ। इन तीनों के सामाजिक समझौते सिद्धांत में मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और समझौता, इन तीनों पॉइंट को हमको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना, क्योंकि इन तीनों का कंपैरिजन भी एग्जाम में आता है। इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।